नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि मई 2025 में किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है वो न्यायमूर्ति बी आर गवई को किया गया है, जिनका पूरा नाम श्री भूषण रामकृष्ण गवई है। तो श्री भूषण रामकृष्ण गवई को सुप्रीम कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं बी आर गवई जी, इनको इनकी पद की शपथ किसने दिलाई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो बी आर गवई को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट के बन चुके हैं। टेट परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया है, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की बात भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में की गई है। और अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के गठन की, तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो 28 जनवरी 1950 को हुई है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम के, चाहे एचपीटेट नॉन मेडिकल है, आपका एलटी है, आपका टीजीटी आर्ट्स है, जीबीटी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम है एचपीटेट की, आप हमसे पंजाबी के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नई जो है वो क्या बनी है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, इस बात को आपने याद रखना है। और अब श्री भूषण रामकृष्ण गवई का नाम आप जरूर याद रखें क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको जो है वो इसरो के नाम से भी जाना जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसरो के नए अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बने हैं डी वी नारायणन। तो डी वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन जो है वो क्या बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है और ये इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किसका जो है वो स्थान लिया है? तो एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ पहले जो इसरो के जो है वो प्रमुख होते थे, इनकी जगह पर डॉक्टर वी नारायण को जो है वो इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, अगर इसरो की बात करें तो इसरो का पूरा नाम, बहुत बार टेट परीक्षाओं में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात को आप याद रखें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। और अगर इसरो की स्थापना की बात की जाए तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर इसरो के मुख्यालय की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बंगलुरु में है, इस बात को आप याद रखें। अच्छा, इसरो के संस्थापक कौन है? तो इसरो के पहले अध्यक्ष एवं संस्थापक तो वो है विक्रम साराभाई। तो अगर क्या बात करें विक्रम साराभाई की, तो ये इसरो के पहले अध्यक्ष है और इसके इसरो के संस्थापक है, इस बात को आपने याद रखना। और इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेट परीक्षाओं में कोई से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? देखिए, G7 एक संगठन है देशों का, G7 इसका जो आयोजन है, इसकी जो समिट हुई थी 2024 में, वो इटली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर G7 की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसकी जो थीम थी 2024 में वो थी मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलना। तो मौजूदा जो प्राथमिकता है उनको नए महत्व के साथ मिलना, ये थीम थी G7 शिखर सम्मेलन 2024 की। अच्छा, 2024 अब 2025 आ गया, तो 2025 में G7 की जो बैठक है वो कहाँ पर होगी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2025 की बात करें तो 2025 में जो G7 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन होगा वो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत, तो कनाडा में एक अल्बर्टा प्रांत के
कनानासिक्स है। कनानासिक्स एक शहर है, वहाँ पर अल्बर्टा प्रांत पड़ता है कनाडा में। तो ये आपको याद रखना कहाँ पे हो रही है, तो G7 की जो बैठक 2025 में होगी वो कनाडा में होगी, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए G7 की, तो इसमें वर्तमान में 7 देश है, खुद कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये जितने भी शक्तिशाली देश है, चाहे यूएसए है, ब्रिटेन है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा, ये सारे के सारे G7 देशों में है। आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष की, तो ये क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी है। अच्छा, क्रिस्टी कॉवेंट्री की बात करें तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर ओलंपिक समिति की बात करें तो ये इंटरनेशनल जो ओलंपिक जो काउंसिल है, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। अच्छा, स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया था, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगर बात की जाए यहाँ पर संस्थापक की, तो इसके जो संस्थापक है वो थे पियरे डी कुबर्टिन। तो पियरे डी कुबर्टिन जो है वो आधुनिक जो ओलंपिक के इनको जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा इसकी 1894 के आसपास जो है वो स्थापना की गई। और अगर बात करें कि भारत की पहली महिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य थी, तो इनका नाम था नीता अंबानी। जो मुकेश अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, ये जो है वो क्या थी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला भारतीय थी, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि अप्रैल 2025 में क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर पूछ सकता है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो जो 2025 में जो छठा बिम्स्टेक जो छठा संस्करण अभी आयोजित हो रहा है वो थाईलैंड में आयोजित हुआ, इस बात को आपने याद रखना। और ये छठा संस्करण था। अच्छा, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि इसका विषय, इसकी थीम क्या थी, तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक जो है इसकी थीम थी, और ये जो है वो थाईलैंड में कहाँ आयोजित हुआ था, तो एग्जैक्ट अगर बताना चाहूँ तो ये बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का जो पूरा नाम है, इसकी कभी कभार फुल फॉर्म आ जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। ये बहुत बड़ी है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो याद रखना है, थोड़ी टफ है, बहुत बड़ी है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश है, आप बोलेंगे बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत के जितने भी जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो देश है वो बिम्स्टेक में आते हैं। चाहे थाईलैंड है आपका, ये सारे के सारे देश किस में आ रहे हैं, बिम्स्टेक में आ रहे हैं। श्रीलंका भी बिम्स्टेक में। अच्छा, इसमें बांग्लादेश हो, भूटान हो, भारत हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, या आपका थाईलैंड हो, तो ये जो है वो सारे के सारे देश जो है वो 6-7 देश जो है ये क्या है, बिम्स्टेक के सदस्य है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बढ़िया क्वेश्चन भी है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अजय कुमार को जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत का जो सबसे बड़ा जो एजुकेशन का अगर मैं बोर्ड देखूं तो यूपीएससी जो पेपर करवाता है, भारत के सबसे बड़ा पेपर यूपीएससी का जो रहता है, उसके नए अध्यक्ष अब कौन बन चुके हैं, प्रीति सुदान जी को प्रीति सुदान के बाद अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना होती है, और इसका जो मुख्यालय है यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का, वो कहाँ पर है, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है, तो अनुच्छेद नंबर 315 संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है, और पार्ट नंबर 14 याद रखना है, भारतीय संविधान का भाग 14 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को याद रखें।
और अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग का, तो ये किस प्रकार का निकाय है, एक बार टेट में ये क्वेश्चन भी आया था। तो ये संघ लोक सेवा आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। करंट अफेयर पढ़ाना मेरा एक वो लक्ष्य तो है, लेकिन करंट अफेयर के साथ अगर कुछ और क्वेश्चन डिटेल में अगर आप सीख रहे हो तो वो जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे लेवल की मानी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि किसी नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो फिक्की का नया अध्यक्ष जो बनाया गया है वो हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। फिक्की की मैं फुल फॉर्म लेकर आपके सामने आया हूँ। इसको भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। फिक्की की जो स्थापना है पूछी जा सकती है, फिक्की की स्थापना कब हुई। हर्षवर्धन अग्रवाल अगर ऐसा नाम आया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की का जो पूरा नाम है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो याद रखना है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। देखिए, पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, किसको बनाया है, पीवी सिंधु को बनाया है। अच्छा, पीवी सिंधु की बात करें, ये किस खेल से संबंधित, तो पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या आती है। देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आ जाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। अंग्रेजी में बोले तो एक ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। मतलब कि ये थीम थी 2025 की जो विश्व हिंदी दिवस था। इस बात को आपने याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। और पहला सम्मेलन इसका जो हुआ था वो महाराष्ट्र के नागपुर पे हुआ था। तब से लेकर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता था। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे खिलाड़ी था, किस खिलाड़ी ने जीता। तो पुरुष एकल 2000 जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये चर्चे में हमेशा टेट में ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये यानिक सिनर जो साहब थे, इनके द्वारा जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष एकल का जो खिताब है उसको जीता गया। अच्छा, अगर महिला की बात करें, भाई महिला में किसने जीता, अगर पुरुष पूछा गया तो महिला भी पूछ सकता है। तो महिला एकल में जो जीता था वो थी मेडिसिन कीज ये यूएसए की थी। मेडिसिन कीज आपको याद रखना है, मेडिसिन कीज नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शायद इस क्वेश्चन को अगर मैं पहले नहीं पढ़ाया तो फिर इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुन ले आप, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया है इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह महानिदेशक नियुक्त हुए हैं सीआरपीएफ के, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है। तो सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका पूरा नाम है। इस बात को आपने याद रखना है। इसकी स्थापना जो है वो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, और बाद में इसका नाम जो है वो सीआरपीएफ कर दिया गया था। यह देश का जो है एक केंद्रीय पुलिस बल है। इस बात को आपने याद रखना है। और इसका जो मोटो है, लोगो जिसको बोलते हैं आप, यह है सेवा और निष्ठा। तो सेवा और निष्ठा इसका लोगो है। और सीआरपीएफ का मुख्यालय एक बार पेपर में पूछा गया था, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय है दिल्ली, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात की जाए रक्षा लेखा महानियंत्रक की, तो इसके रूप में जो है वो डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो हमारे जो डिफेंस जो लेखा महानियंत्रक है वो डॉक्टर मयंक शर्मा बने हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और अगर बात करें भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तो डिफेंस के है खाली, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति है। टेट में आने वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन है ये, के संजय मूर्ति। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो इसको जो है वो CAG कैग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है वो प्रदान किया गया था भद्रेश दास को, इस बात को आपने याद रखना है। तो भद्रेश दास जी को जो है वो महात्मा भद्रेश दास जी थे ये, इनको जो है सरस्वती सम्मान 2025 मिला है। अच्छा, किसके लिए मिला था? पिछले वीडियो में मैं जरूर कवर कराया था इनको मिला, लेकिन मैंने वहाँ पे ये नहीं बताया कि इनको किसके लिए मिला। तो इनकी एक प्रसिद्ध कृति थी, भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा किसकी कृति है? भद्रेश दास की, जिसके लिए उनको सरस्वती सम्मान 2025 मिल चुका है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि हिमाचल के GSDP सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का कितना योगदान, लगभग कितने परसेंट है? तो जो पर्यटन उद्योग में जो हिमाचल का GDP है उसमें GSDP है उसमें 7.78% जो है वो रहता है। देखिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जिसको आप GDP हमेशा बोलते हैं लेकिन स्टेट में इसको GSDP बोला जाता है। तो पर्यटन का बहुत है, 7.78% पर्यटन का है हिमाचल में। तो इस बात को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये आप जरूर याद रखें, ये करंट का क्वेश्चन है। तो हिमाचल के GSDP में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, जिसको GSDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो हिमाचल का अगर बात की जाए तो 7.78% है। इस बात को आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो फीफा अवार्ड 2024 जो थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया है वो विनीसियस जूनियर को दिया गया है। तो विनीसियस जूनियर को ये खिताब मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विनीसियस जूनियर कौन थे, इनको ये खिताब दिया गया है। अच्छा, फीफा की अगर बात करें तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल का पूरा फीफा का पूरा नाम है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इस नाम को आप जरूर याद रखें। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ महिला का जो खिताब मिला है वो एतोना बोनमाटी, तो एतोना बोनमाटी को मिला है। और अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर की तो एमिलियानो मार्टिनेज। तो एमिलियानो मार्टिनेज और एतानो बोनगाटी, ये नाम एताना बोनगाटी, ये नाम आपको याद रखना है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट नाम। अब अगला क्वेश्चन है कि वन मित्र योजना HP या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अच्छा, कब शुरू की गई थी? तो वन मित्र की योजना जो है वो अक्टूबर 2023 में शुरू की गई है। अच्छा, वन मित्र की बात हो रही तो फॉरेस्ट क्षेत्र की बात होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का जो वन के अधीन जो क्षेत्र आता है तो ये आता है 37,948। कहीं कहीं पे इसको 37,000 जो है वो 939 भी बताया गया है। तो ये दोनों ही सही है, 939 ले लो, 948 फॉरेस्ट लैंड है कुल वन क्षेत्र की। अच्छा, परसेंटेज में बहुत बार पूछा गया कि कितने परसेंट है, तो 68.16% फॉरेस्ट कवर करता है हिमाचल प्रदेश में। इस बात को आपने याद रखना है। तो कुल भूभाग का जो वनों के अधीन आता है वो इतना आता है, इस बात को आपने याद रखना। 55,673 कुल जो है वो वर्ग क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का, और 37,000 मतलब कि 68% जो है वो किसके अधीन आता है? वन के अधीन आता है। करंट अफेयर पढ़ाना हमारा ये मकसद नहीं कि करंट अफेयर खाली पढ़ा रहे हैं। और ये जो वन मित्र की भर्ती आई थी, इसके तहत हिमाचल में 2061 वन मित्रों को जो है वो भर्ती किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10th शेड्यूल में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दल बदल की बात क्यों है? क्योंकि पिछले साल हिमाचल प्रदेश के कुछ नेताओं ने जो है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसके खिलाफ यह एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर लगाया गया था और उनको अपने जो MLA के जो पद थे वो छोड़ने पड़े थे। तो ये 10वीं अनुसूची जो है वो इसी के तहत जो है वो जो है ये आया था। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये 1985 में। तो 1985 का जो 52वां संविधान जो 1985 का जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसी के तहत जो है वो दल बदल जो कानून है, विरोधी जो प्रावधान कानून है वो आया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को याद रखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो वर्ष 2025 में 139। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेट परीक्षाओं के लिए, थोड़ा इसको ध्यान से याद रखें। 139 जो हस्तियाँ थी उनको पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से पद्म भूषण 7 को मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को, 7 लोगों को मिला है। अच्छा, पद्म भूषण 19 को मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। और पद्म श्री जो मिला है वो 113 को मिला है। और कुल मिला के अगर बात करें तो 139 लोगों को मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री मिला है। ये सारा का सारा डाटा आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, और ये भी इस बार का ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा टेट परीक्षाओं में, कि आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर से ही आते हैं। और मात्र जब इनको खरीदा था तो इनकी उम्र 13 साल थी, अब 14 के हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको 1.10 करोड़ में खरीदा था। और ये आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिन्होंने आईपीएल में 100 मारा है। और भारत के दूसरे भारतीय जिन्होंने आईपीएल में 100 सबसे तेज जो है वो शतक मारा है। तो आईपीएल में दूसरे सबसे तेज शतक मारने वाले भारतीय वैभव सूर्यवंशी बिहार से है। तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।